आज के मुख्य समाचार। राज्य में लगातार 4 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। पंचायती चुनाव रोस्टर विवाद पर विधानसभा में हंगामा। सड़कों पर उतरे बिजली बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारी। चिंतपूर्णी कॉलेज बंद करने के फैसले के खिलाफ जोरदार विरोध। भाजपा का वॉकआउट, सदन के बाहर भी जोरदार प्रदर्शन। पंचायत चुनावों के रोस्टर विवाद पर भाजपा का हमला। 31 मई से पहले होंगे पंचायत चुनाव, सीएम। नए लेबर कोड के खिलाफ शिमला में सीटू का हल्ला बोल। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के विधायकों और नेताओं ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन पंचायती चुनाव के रोस्टर में कथित छेड़छाड़ के मुद्दों को लेकर किया गया, जिसे लेकर पार्टी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना दिया और अपनी मांगों को जोर शोर से उठाया। हालात उस समय और भी गर्मा गए जब बड़ी संख्या में भाजपा विधायक और समर्थक विधानसभा की ऊंच कूच करने लगे। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पंचायती चुनाव रोस्टर के साथ छेड़छाड़ की गई है, जो लोकतांत्रिक मूल्य के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने राज्य की मौजूदा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इसे चाचा चाची सरकार करार दिया है और कहा कि ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार मित्रों की सरकार बनकर कार्य कर रही है। उनका कहना है कि सरकार केवल अपने करीबी लोगों को लाभ पहुंचाने में लगी हुई है, जबकि आम जनता के हितों की अनदेखी लगातार की जा रही है। प्रदर्शन के दौरान भाजपा ने मांग की कि पंचायती चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए और रोस्टर में कथित अनियमितताओं के निष्पक्ष जांच भी करवाई जाए। पार्टी नेताओं ने कहा कि यदि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है तो इसके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। भाजपा ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्यवाही नहीं की गई तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। पार्टी ने संकेत दिए है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा प्रदेश की राजनीति में और गर्मा सकता है। संस्थाओं में रोस्टर से छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। पंचायती राज में रोस्टर से छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाह मुख्यमंत्री किसने देखा? हमने देखा, हमने देखा। तानाशाह मुख्यमंत्री किसने देखा? हमने देखा, सबने देखा। तानाशाह मुख्यमंत्री किसने देखा? हमने देखा, सबने देखा। लोकतंत्र का गला घोटने वाला मुख्यमंत्री किसने देखा? हमने देखा, सबने देखा। लोकतंत्र का गला घोटने वाला मुख्यमंत्री किसने देखा? हमने देखा, सबने देखा। तानाशाही फरमान जारी करने वाला मुख्यमंत्री किसने देखा? हमने देखा, सबने देखा। तुगलक फरमान जारी करने वाला मुख्यमंत्री किसने देखा? हमने देखा, सबने देखा। तानाशाह मुख्यमंत्री किसने देखा? हमने देखा, सबने देखा। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इस बात के लिए अब जाने जाते हैं कि उलूल जुलूल फैसले लेने का अधिकार अगर किसी मुख्यमंत्री को है वो सिर्फ उनके है, ऐसा उनका मानना है। हम इस बात को बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री फैसले ऐसे लेते हैं जो आज से पहले कभी किसी व्यवस्था के अंतर्गत काम करते हुए मुख्यमंत्री ने नहीं लिया और उन फैसलों के कारण आक्रोश होता है, रोष होता है, जगहंसाई होती है, वो बार बार हो रही है। हिमाचल प्रदेश में पंचायत के चुनाव पिछले कई वर्षों से लगातार समय पर होते रहे, यानी कि 5 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के बाद पंचायतें अपने नए सिरे से चुनाव के बाद काम करना शुरू कर देती है। अब की बार हिमाचल प्रदेश में पंचायत के चुनाव दिसंबर के महीने में होने तय थे, लेकिन पंचायत के चुनाव किसी तरह से टालने का रास्ता ढूंढते रहे मुख्यमंत्री जी। कभी रोस्टर का हवाला दे करके, कभी पंचायतों का नई गठन करने की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई, इन बातों का हवाला दे करके। ऐसे में अल्टीमेटली लोग कोर्ट में गए। कोर्ट में हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि
पंचायत के चुनाव आपको अप्रैल के महीने तक जो है पूर्ण करने हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मुख्यमंत्री जाकर के सुप्रीम कोर्ट गए इस हवाले के साथ कि हिमाचल प्रदेश में आपदा आई और उस आपदा के कारण अनुसार इस वक्त हम पंचायत के चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर हालत में आप पंचायत के जो है 31 मई तक आप पूर्ण करें, फिर कोई रास्ता बचा नहीं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अपनी जिद पर अड़े थे कि ये फैसला गलत है, और हाई कोर्ट के फैसले को लेकर के तो उन्होंने 2 बार आरक्षित हुई है, उन पंचायतों को अब की बार आरक्षित नहीं करना चाहिए। समझ में आती है बात। एक उन्होंने नियम में परिवर्तन किया, उसकी नोटिफिकेशन की, और अब तय था कि हिमाचल प्रदेश में रिजर्वेशन का रोस्टर जो है वो 31 तारीख मार्च को आउट होना था। वो कट ऑफ डेट थी जिसको डिले करने की कोशिश की, लेकिन पिछले कल शाम को जो है वो एक बैक डेट से 30 मार्च 2026 की जो है एक नोटिफिकेशन निकाल दी, और उसके अंतर्गत जो है पंचायत में एक नया प्रावधान जोड़ दिया कि पंचायतों में जो रोस्टर होगा उसमें आरक्षण की व्यवस्था में एक चीज़ और जोड़ दी गई, और वो जोड़ दी गई कि 5% आय, सीधा सा प्रावधान उसमें, सरल सा प्रावधान है। पॉपुलेशन उसमें आधार होगा, और पॉपुलेशन के आधार के साथ साथ में रोटेशन उसका आधार होगा आरक्षण के लिए। और इस प्रावधान को जोड़ने के पश्चात अब डिप्टी कमिश्नर को पावर 5% आरक्षित करने के लिए जो पंचायतों को मिल गई, चाहे अगर मान लो एक पंचायत अगर महिला के लिए आरक्षित होनी थी, लेकिन 5% का इस्तेमाल करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने उसमें सामान्य वर्ग के लिए जो है वो नियम 67 के अंतर्गत हम चर्चा चाहेंगे, इस पर चर्चा करें। लेकिन लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी वर्तमान सरकार ने, नियमों की, संविधान की धज्जियां उड़ा दी वर्तमान सरकार के मुखिया ने। ये सचमुच में बहुत बड़ी चिंता का विषय है, इसलिए हम आज विरोध करते हुए आपके समक्ष आते हैं। नाहन में बिजली बोर्ड से सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार और बिजली बोर्ड प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी समस्याओं के जल्द समाधान की मांग उठाई। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि लंबे समय से उनकी कई मांगे लंबित पड़ी है, लेकिन सरकार और विभाग की ओर से अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कर्मचारियों का कहना है कि बार बार ज्ञापन देने और अधिकारियों से मुलाकात करने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। इसके चलते उन्हें अब मजबूर होकर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में पेंशन से संबंधित मुद्दे, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य वित्तीय लाभ शामिल हैं। उनका कहना है कि वर्षों तक सेवा देने के बाद भी उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि उनकी लंबित मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनका हक दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी ही उनकी मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पुराने समय से जुड़ा हुआ हूँ और बिजली बोर्ड के बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगा कि बिजली बोर्ड जैसे HRTC का आज हालत है, वैसे आने वाले दिनों में हमारे बिजली बोर्ड की हालत होने जा रही है। क्योंकि आप देखते होंगे कि आज पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर का अभियान चला हुआ है और हमारे शिमला जोन में लगभग 60-70% स्मार्ट मीटरिंग हो चुकी है। स्मार्ट मीटरिंग का मतलब ये नहीं कि आपको एक अच्छी सुविधा है, तो मेरा तो अपना डिपार्टमेंट रहा है। स्मार्ट मीटर के नाम पे हिमाचल प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार एक स्मार्ट लूट का रूप लेके आपके भोली भाली जनता को, हिमाचल की भोली भाली जनता को लूटने की साजिश रच रही है। क्योंकि ये मीटर आम कंज्यूमर को नहीं पता कि इसका क्या नुकसान है। आपने देखा होगा कि परसों जब मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दी कि मैं हिमाचल में 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, जब 300 यूनिट बिजली फ्री देनी है तो आप बताओ कि 300 यूनिट बिजली देने पे ये 10,000 का मीटर कंज्यूमर के ऊपर क्यों लगाया जा रहा है। मैं
अभी आपको थोड़ा पिछले जाऊंगा क्योंकि हमीरपुर में, कांगड़ा में आम कंज्यूमर जो आम जनता है स्मार्ट मीटर को लेके आज सड़कों पे है, और सबसे ज्यादा नदौन विधानसभा क्षेत्र में है। जब नदौन विधानसभा क्षेत्र के लोग स्मार्ट मीटर को लेके सड़कों पे आ सकते हैं तो हमारे तो लिए तो मुख्यमंत्री बहुत दूर की बात है। तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 साल आपने इस मुख्यमंत्री को देख लिया है। और ये हिमाचल प्रदेश में पहली सरकार है, क्योंकि आप बुजुर्ग साथी हैं, 70 साल की आपकी उम्र है, आप YS परमार के टाइम का मुख्यमंत्री पद आपने देखा होगा। और आज के इस सरकार ने 2022 से, मतलब ये सरकार ऐसी सरकार है कि हिमाचल प्रदेश का जो कर्मचारी है इस सरकार में 2022-23 से सड़कों पे है, विशेषकर बिजली बोर्ड का कर्मचारी पेंशनर्स। क्योंकि पिछले दिनों एक डेमो इन्होंने दिया था, पेंशनरों की पेंशन बंद की थी। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन बिजली बोर्ड की इतनी मजबूत है क्योंकि हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी नेता है, आप जानते होंगे चंद्र सिंह मंडियाल जी या सुनील ग्रोवर जी, बड़े बड़े यहाँ लीडर रहे हैं। वो शांता कुमार से डर है, YS परमार से डर है, तो इस सरकार से तो वो क्या डरेंगे। उन्होंने एक छोटी सी काल में कुमार हाउस में के प्रांगण में धरना प्रदर्शन 10,000 15,000 कर्मचारी इकट्ठा करके बिजली बोर्ड के पेंशनरों की पेंशन बंद नहीं होने दी। तो एक मजबूत संगठन आपके साथ है। बाकी डिपार्टमेंट जो हमारे नगर निगम है, ट्रांसपोर्ट है, इनको डरने की बात नहीं है, क्योंकि बिजली बोर्ड का संगठन लगातार इनकी मीटिंग आपने देखा होगा कि सेकंड सैटरडे को नाहन में भी हमारी लगातार मीटिंग होती है, कोंटा में भी मीटिंग होती है। वो धौलाकुआं में एक लोकल यूनिट हमने अभी बनाया है जिसका मैं प्रधान चुना गया अभी। तो आपको गांव की इसमें मदद मिलेगी। अगली बार या जल्दी इसका कार्यक्रम आप रखे, सेंटर की केंद्र सरकार के अगेंस्ट, हिमाचल सरकार के अगेंस्ट आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा यदि आपने पेंशनें अपने सुरक्षित रखनी है। कि नहीं तो आने वाले दिन में जब स्मार्ट मीटरिंग होगी, आपको रिचार्ज सिस्टम इसमें है, कर्मचारियों की जरूरत नहीं है। अंडानी, अंबानी, JP पावर, रिलायंस कंपनी इस संस्था को चलाएगी। और बिजली बोर्ड के जो 32,000 पेंशनर्स हैं, इस समय 32,000, क्योंकि 33,806 तो मेरा PPO नंबर है, 33,000 पेंशनर्स फैमिली पेंशन इसमें इस समय है। तो हमारी पेंशनों पे डायरेक्ट अटैक है। तो मेरा आपको मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि हमारे पोंटा एरिया की जो भी कंज्यूमर है या फिर दूसरे डिपार्टमेंट है, एक हम अभियान छेड़ने जा रहे हैं हर डिपार्टमेंट में, क्योंकि गांव में लोग ज्यादा हैं। तो फैमिली पेंशनरों के घर घर जाके मैं और मेरे साथी हुक्म सिंह जी हम लगातार पिछले दिनों लोगों को समझाया, क्योंकि लोगों को जो पेंशन मिल रही है लोगों को नहीं पता। एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी जैसे अभी आपने नाम जिनके लिए राजगढ़ से आप प्रदीप चौहान जी, शमशेर जी, एक अच्छी एक कोर ग्रुप यहाँ बनाया जाए डिस्ट्रिक्ट समौर में। और अब मीटिंगें हमें बंद कमरों में नहीं करनी होगी। अब 2 साल है क्योंकि ये डूबता सूरज है, और अब मीटिंग सड़कों पे होगी, हर हफ्ते होगी, हर महीने की डेट इसकी फिक्स किया ज्वाइंट एक्शन कमेटी के रूप में की जाए, ताकि हम अपने भविष्य को बचा सकें और बेरोजगार को नौकरी दिला सकें। हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग केंद्र के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार और गुरुवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी और तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। हालांकि कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। राजधानी शिमला सहित राज्य के कई हिस्सों में मंगलवार को मौसम पूरी तरह साफ रहा और दिन भर धूप खिली रही। साफ मौसम के कारण अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी गई, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार यह राहत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहने वाली। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 2 अप्रैल की रात से एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश में प्रवेश करेगा। इस सिस्टम के प्रभाव से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान खासकर ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और चंबा जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में बारिश के साथ तूफान और ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विभाग ने 3 से 6 अप्रैल के बीच पूरे प्रदेश के लिए खराब मौसम रहने की चेतावनी जारी की है। इस अवधि के दौरान कई क्षेत्रों में तेज बारिश, तूफान और ओलावृष्टि की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
यह अलर्ट किसानों, बागवानों और आम लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि तेज हवाएं और ओलावृष्टि फसलों और फलों को नुकसान पहुंचा सकती है। बुधवार और गुरुवार को मौसम साफ रहने से दिन के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। हालांकि 3 अप्रैल के बाद मौसम बदलने के साथ ही सुबह और शाम के समय फिर से ठंडक लौटने की संभावना है। मौसम विभाग ने किसानों और बागवानों को सलाह दी है कि वे आगामी दिनों में संभावित खराब मौसम को देखते हुए अपनी फसलों और बागानों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएं। वहीं पर्यटकों को भी पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है, खासकर 3 से 6 अप्रैल के बीच, जब मौसम अचानक खराब हो सकता है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में फिलहाल 2 दिन खराब मौसम रहने के बाद एक बार फिर बारिश, तूफान और ओलावृष्टि का दौर शुरू होने वाला है। बदलते मौसम के इस दौर में लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा या नुकसान से बचा जा सके। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों के आरक्षण रोस्टर को लेकर राजनीतिक विवाद लगातार गहराता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार को घेरते हुए गंभीर आरोप लगाए। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था को संविधान और कानून के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार लागू नहीं किया गया है। इससे पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। रणधीर शर्मा ने कहा कि अनुच्छेद 243 के तहत पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था स्पष्ट रूप से निर्धारित है। इसके अलावा राज्य के पंचायती राज अधिनियम में भी रोस्टर प्रणाली को लागू करने की पूरी प्रक्रिया विस्तार से बताई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन प्रावधानों की अनदेखी करते हुए सरकार ने मनमाने तरीके से निर्णय लिया है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक है। भाजपा विधायक ने स्पष्ट किया कि संविधान या पंचायती राज अधिनियम में कहीं भी जिला अधिकारी या जिला उपायुक्त को आरक्षण रोस्टर में बदलाव करने का अधिकार नहीं दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि 5% सीटों के रोस्टर में परिवर्तन करने का कोई प्रावधान कानून में मौजूद नहीं है। ऐसे में इस तरह का निर्णय पूरी तरह अवैध प्रतीत होता है। पंचायती राज संस्थाओं के अनेक पद जो है वो आरक्षित होंगे और उस आरक्षण को तय करने का प्रावधान संविधान के अंदर किया गया है और पंचायती राज एक्ट के अंदर उस आरक्षण में रोस्टर कैसे लाना है उसकी विस्तृत जानकारी दी गई है। ना तो संविधान के अंदर ना पंचायती राज एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान है कि जिलाधीश को, जिला उपायुक्त को 5% सीटों पर रोस्टर परिवर्तित करने का अधिकार हो। ना ऐसा किसी को अधिकार देने की शक्ति है। इसलिए जो प्रदेश सरकार ने 30 मार्च की डेट में 31 मार्च की शाम को नोटिफिकेशन निकाली है वो गैर संवैधानिक है। उसमें संविधान की अनुच्छेद 234 की डी सेक्शन की जो है अवहेलना हुई है, उल्लंघन हुआ है और पंचायती राज एक्ट के आर्टिकल 186 का पूर्ण रूप से उल्लंघन हुआ है। इसमें अगर बदलाव भी करना है तो पंचायती राज एक्ट कहता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को विश्वास में लेना चाहिए। एक तो उसको विश्वास में नहीं लिया, दूसरा जो है पब्लिक व्यू लेने चाहिए। नोटिफाई करने से पहले पब्लिक के लिए नोटिफाई हो, पब्लिक से ऑब्जेक्शन आएंगे, उसके बाद सरकार नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। इसलिए ऐसा कुछ ना करते हुए सीधा रातों रात एक ऐसा तानाशाही पूर्ण निर्णय इस सरकार ने लिया है जिससे हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हमारी पंचायती राज संस्थाओं की स्वायत्तता खतरे में है और पंचायती राज एक्ट की धज्जियां इन्होंने उड़ाई हैं, ऐसा मैं आरोप लगाना चाहता हूँ। और इसके बारे में जो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से विशेषकर राजस्व मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो तर्क दिए हैं वो तर्क भी तर्क संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास 2011 का ही जनगणना का आंकड़ा है और 2011 के बाद जनगणना हुई नहीं, जबकि पंचायती राज एक्ट स्पष्ट तौर पर कहता है जो लेटेस्ट आंकड़ा है उसके आधार पर आप रिजर्वेशन करिए।
और लेटेस्ट आंकड़ा 2011 अवेलेबल है, उस पर ही रिजर्वेशन हुई भी है, होनी भी है, करनी भी चाहिए। इसलिए ये तरक्की 2011 के बाद का आंकड़ा नहीं है, इसलिए डीसी को अधिकार दे दिए, कोई मतलब नहीं। दूसरा जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ओबीसी की आबादी, उसका तो 2011 का भी हमारे पास आंकड़ा नहीं है, 1990-95 का है, तो उसके आधार पर आज भी रिजर्वेशन होती रही है। वही आधार प्रतिशत आबादी है लेटेस्ट पॉपुलेशन आंकड़े के अनुसार, तभी जिला परिषद का कोई वार्ड रिजर्वेशन में ओबीसी को जाएगा। अगर जिले में 5% से ज़्यादा आबादी ही नहीं है तो कोई सीट नहीं जाएगी। इसी तरह अगर ब्लॉक में ओबीसी की आबादी 5% से ज़्यादा नहीं है तो कोई पंचायत का प्रधान या डीडीसी के मेंबर राज एक्ट बोलता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज गलत तर्क देकर जो है अपनी बात को सत्य साबित करने का प्रयास किया है, जबकि पंचायती राज एक्ट स्पष्ट है, संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए था। और ये जो कल अधिसूचना आई है ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, संविधान की भावना के खिलाफ है और पंचायती राज एक्ट की। मंत्री जी लगातार सदन को गुमराह करते हैं, अनेक विषयों को लेकर गुमराह करते हैं। एंटी टैक्स को लेकर भी जब से ये सदन चला है तब से इस मुद्दे को उठा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी यही कहते रहे कि जितनी बढ़ोतरी आप कह रहे हैं उतनी हुई नहीं। और जब 2-3 दिन से पंजाब की बॉर्डर पर आंदोलन शुरू हुए और उन्होंने 31 मार्च 2026 की रात को सड़कें जाम करने की धमकी दी और वो हम सदन में उनके ध्यान में लाए, तो कल अमेंडेड रेट लिस्ट वहाँ पर पड़ी। आप भी गवाह हैं कि उन्होंने जिस तरह से वहाँ पर घोषणाएं की और उसके बाद नोटिफिकेशन की, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। घोषणा करते हुए उन्होंने माना 5 सीटर पैसेंजर गाड़ी और 6 से 12 सीटर पैसेंजर गाड़ी के एंटी टैक्स पर कोई बदलाव नहीं होगा, ये सदन में बोला गया। और उसके बाद जो नोटिफिकेशन होती है वो जो 5 सीटर पैसेंजर गाड़ी है उसकी 100 रुपये की हो जाती और 110 वाली की 130 की। इसी तरह जो अन्य गाड़ियों की रेट लिस्ट एंटी टैक्स के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पढ़ी है, उससे ज़्यादा वसूली जो पहले घोषित इनकी दरें थी उसके अनुसार बैरियरों पर हो रही है। उसका कारण है कि पहली दरों के अनुसार टेंडर हुए, इसलिए ठेकेदारों ने तो उन दरों के आधार पर टेंडर दिए। मैंने इसीलिए परसों कहा था, सदन के अंदर कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी इतना सिंपल विषय नहीं है, आपने अगर दरें कम करनी है तो उन ठेकेदारों को भी विश्वास में लेना पड़ेगा जिन्होंने टेंडर लिए। उन्होंने तो हाई रेट पर टेंडर लिए हैं, परंतु सरकार सुनती नहीं है, मुख्यमंत्री जी बिल्कुल ध्यान देते नहीं हैं। कल अधिसूचना जारी करने के बाद भी प्रॉपर जानकारी ना तो ठेकेदारों को दी गई, ना ठेकेदारों को विश्वास में लिया गया। इसलिए हर बैरियर पर मनमाने ढंग से एंटी टैक्स कलेक्ट हो रहा है। चिंतपूर्णी क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालयों को बंद किए जाने के प्रस्ताव के विरोध में व्यापक जन आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्थानीय विवेकानंद सेवा ट्रस्ट चिंतपूर्णी के अध्यक्ष गौरव कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने भरवाई के नायब तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर कॉलेज को बंद न करने की मांग उठाई। इस अवसर पर महाविद्यालय के छात्र छात्राएं, अभिभावक, शिक्षक संघ, पीटीए के सदस्य, अभिभावक और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि कॉलेज को बंद करने का निर्णय क्षेत्र के शैक्षणिक और सामाजिक हितों के खिलाफ है तथा इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि राजकीय महाविद्यालय चिंतपूर्णी क्षेत्र की बेटियों और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का एकमात्र सुलभ और सुरक्षित केंद्र है। वर्तमान में कॉलेज में लगभग 90 विद्यार्थी अध्ययनरत है, जिनमें से लगभग 75
छात्र छात्राएं हैं। प्रतिनिधि ने कहा कि महाविद्यालय 15 से 20 पंचायतों के विद्यार्थियों की शिक्षा का मुख्य आधार है। यदि इसे बंद किया गया तो विद्यार्थियों को अब 30 से 35 किलोमीटर दूर अन्य शिक्षण संस्थानों में जाना पड़ेगा। इससे न केवल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, बल्कि छात्राओं की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंताएं उत्पन्न होगी। अभिभावकों ने कहा कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले कई परिवार अपनी बेटियों को दूर शहरों में पढ़ने भेजने में असमर्थ है। नियमित परिवहन सुविधा का अभाव और लंबी दूरी तय करने की मजबूरी के कारण अनेक छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित हो सकती हैं। ट्रस्ट अध्यक्ष गौरव कुमार ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज के लिए विकास की आधारशिला है। ऐसे में वर्षों से संचालित एक शिक्षण संस्थान को बंद करना न केवल जन भावनाओं के विपरीत है, बल्कि क्षेत्र के भविष्य के साथ भी अन्याय है। उन्होंने कहा कि यह महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए उम्मीद की किरण है। यहाँ पढ़कर कई छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर तक पहुंचे हैं। कॉलेज बंद करने से आने वाली पीढ़ियों का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। उन्होंने राज्यपाल से हस्तक्षेप कर इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि सरकार द्वारा इस निर्णय पर पुनः विचार नहीं किया गया तो क्षेत्रवासी शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य रहेंगे। इस मौके पर पीटीए के प्रधान मनीष कुमार और सदस्य प्रवीण कुमार ने भी कॉलेज बंद करने के प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय केवल एक शैक्षणिक संस्था नहीं, बल्कि क्षेत्र की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र है। छात्रों ने कहा कि वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। कई विद्यार्थियों ने बताया कि वे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं। छात्राओं ने विशेष रूप से सुरक्षा और परिवहन की समस्या का प्रमुख मुद्दा उठाया। ज्ञापन सौंपने के दौरान उपस्थित लोगों ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य सरकार के खिलाफ टकराव नहीं, बल्कि अपनी जायज मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से रखना है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार क्षेत्र की भावनाओं को समझेगी और कॉलेज को बंद करने के फैसले पर पुनः विचार करेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के अवसर सीमित है। ऐसे में यदि मौजूदा संस्थानों को बंद किया जाएगा तो यह क्षेत्र के समग्र विकास के लिए गंभीर झटका होगा। प्रतिनिधि मंडल ने संकेत दिया है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो व्यापक स्तर पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन, हस्ताक्षर अभियान और अन्य लोकतांत्रिक तरीके अपनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि क्षेत्र के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लड़ी जा रही है। फिलहाल क्षेत्र के लोग राज्यपाल और सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही है। चिंतपूर्णी कॉलेज को लेकर उठी यह आवाज अब जन आंदोलन का रूप लेती दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में रोस्टर विवाद को लेकर जबरदस्त राजनीतिक टकराव देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर पंचायती चुनाव के रोस्टर में बदलाव को लेकर गंभीर आरोप लगाए, जिसके चलते सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह माहौल गर्म हो गया। सदन के दौरान भाजपा विधायकों ने रोस्टर में कथित बदलाव को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। विपक्ष का आरोप था कि कांग्रेस सरकार ने अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से रोस्टर में बदलाव किया है, जो पूरी तरह गलत और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। भाजपा ने इस मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग की, लेकिन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया, जिससे नाराज होकर भाजपा विधायकों ने विरोध स्वरूप सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने इस गंभीर मुद्दे को मजबूती से सदन में उठाया, लेकिन सरकार की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाने से बच रही है और पारदर्शिता नहीं बरत रही है। उनके अनुसार यह मामला लोकतांत्रिक मूल्य और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा है, इसीलिए इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए थी। लगातार बढ़ते हंगामे और गतिरोध के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा। विधानसभा में उत्पन्न स्थिति ने एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में तनाव को उजागर कर दिया। कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए जो रिजर्वेशन रोस्टर पिछले कल शाम तक आना था, उसको देर रात उनने जारी किया। भले ही एक दिन पिछली डेट से उनने 30 तारीख की डेट से उनने जारी किया और उसमें एक क्लॉज और जोड़ दी। उसमें जो नोटिफिकेशन किया उसमें कि 5% का आरक्षण करने का अधिकार डिप्टी कमिश्नर को होगा। पंचायतें लोकतंत्र की मूल इकाई है। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है कि लोकतंत्र की मूल इकाई को ही आप तहस नहस करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए हमने फैसला किया, सुबह प्रदर्शन किया था और प्रदर्शन करने के बाद माननीय विधायक हमारे रणधीर शर्मा जी ने नियम 67 के अंतर्गत कार्य स्थगन
एडजॉर्नमेंट मोशन विधानसभा के अंदर दिया था। बहुत लंबी डेलिब्रेशन होने के बाद और एक वक्त तो हमको ऐसा लग रहा था कि विधानसभा के अध्यक्ष जो है काफी हद तक हमारी बात से सहमत हैं कि ये गंभीर विषय है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल तहस नहस हो रही है, ऐसी सूरत में इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं चाह रहे थे इस पर चर्चा हो और काफ़ी हद तक जो है बहस होने के बाद फिर अल्टीमेटली हाउस को एडजॉर्न कर दिया गया 15 मिनट के लिए और 15 मिनट के बाद हाउस जब दोबारा शुरू हुआ तो नियम 67 पर चर्चा हो या ना हो, इस पर सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ से जो है हमारे सदस्यों ने अपनी बात कही। रणधीर शर्मा जी ने विस्तार से बात कही, हमने भी अपनी बात कही और सत्ता पक्ष के वो से मुख्यमंत्री जी और उनके एक मंत्री ने बात कही। लेकिन मुख्यमंत्री जी आमदा हुए पड़े हैं कि 5% आरक्षण का अधिकार डिप्टी कमिश्नर को होगा। हमारा उसमें कहना है कि उसमें सारे रोस्टर का जो असली जो नेचुरल जो उसका जो इम्पैक्ट होगा उसका वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा। इसलिए हमने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। आप चिन्हित करके कुछ पंचायतों को आरक्षित अपने मित्रों के लिए करेंगे, अपने साथियों के लिए करेंगे, यही मंशा है उनकी। और ऐसी सूरत में जब मुख्यमंत्री जी ने इशारा किया कि एडजॉर्नमेंट मोशन हम स्वीकार नहीं करेंगे तो उन्हें स्वीकार नहीं किया। और इसके साथ में एक बात और भी कहना चाहता हूँ, आज कॉरपोरेशन के चुनाव के लिए भी रोस्टर जारी कर दिया गया और जो प्ली उसमें जो तर्क उसमें खड़ा करने की कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से कि पंचायतों में इसलिए क्योंकि सेंसस 2011 का है और अगला सेंसस शुरू हो गया है। अब जब अगला सेंसस शुरू जब तक पूरा नहीं होता तब तक के लिए सेंसस जो एग्जिस्टिंग है उसी पर ही आपको अमल करना पड़ेगा, उसी के आधार पर आपको फैसले करने पड़ेंगे। ये स्थापित एक नियम है। और कहा कि ओबीसी के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान करना, क्या आपने जो शिमला ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए जो हिमाचल प्रदेश में आज रिजर्वेशन का रोस्टर लागू कर दिया मंडी के लिए, धर्मशाला के लिए, क्या उसमें आपने जो है वो 5% डिप्टी कमिश्नर को अधिकार दिया? क्या उस और उसके बाद आपने ओबीसी के लिए उसमें अधिकार दिया नगर परिषद में और नगर निगम में नहीं दिया है। तो ऐसे में आपकी दो तरह की बातें ये नहीं चल सकती है। और आदरणीय रणधीर शर्मा जी ने बहुत विस्तार से सारे विषय को सदन के अंदर रखा है और हम इसलिए सदन से वॉकआउट करके आए हैं क्योंकि ये सारा विषय बहुत गंभीर है। इसमें प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं का रिजर्वेशन का रोस्टर बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा, इसलिए इसमें नियम 67 के अंतर्गत चर्चा बहुत अनिवार्य थी। हम यही कह रहे हैं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि एक मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में ऐसे जो ना नियम देखते हैं, ना कानून देखते हैं, ना व्यवस्था देखते हैं, सारी व्यवस्थाओं को तार तार करके आगे बढ़ रहे हैं। और क्या व्यवस्था कांग्रेस पार्टी की है, क्या व्यवस्था अध्यक्ष महोदय की है, इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। क्या उनकी व्यवस्था है, मजबूरी है कि उनके साथ जो है सारी चीज़ को लेकर के साथ दे रहे हैं, इतना ही कहना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंचायत चुनाव, आरक्षण, रोस्टर और एंटी टैक्स जैसे अहम मुद्दों पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में पंचायती राज चुनाव 31 मई से पहले हर हाल में करवा दिए जाएंगे। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि सरकार पंचायत चुनावों को समय पर करवाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही है और निर्धारित समय सीमा के भीतर चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। आरक्षण रोस्टर को लेकर उठ रहे विवाद पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कई पंचायतें वर्षों से एक ही आधार पर आरक्षण चली आ रही थी, जिससे अन्य वर्गों को अवसर नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने कहा कि इसी असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार ने उपायुक्तों को 5% तक रोस्टर में बदलाव का अधिकार देने का निर्णय लिया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को प्रतिनिधित्व का मौका
मिल सके। भाजपा द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को मुख्यमंत्री ने सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का उद्देश्य जनहित के मुद्दों को उठाना नहीं बल्कि केवल सुर्खियों में बने रहना और राजनीतिक लाभ प्राप्त करना रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह का व्यवहार लोकतांत्रिक मूल्य और विधानसभा की गरिमा के अनुरूप नहीं है। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि रोस्टर में बदलाव पारदर्शी तरीके से नहीं किया गया है और इससे निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। एंटी टैक्स के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने पड़ोसी राज्य हरियाणा को भाई बताते हुए स्पष्ट किया कि राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग जरूरी है। उन्होंने संकेत दिए कि टैक्स से जुड़े मामलों में संतुलित और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। सदन में हुए हंगामे और मुख्यमंत्री के जवाब के बाद प्रदेश की राजनीति और गर्म हो चुकी है। जहां सरकार अपने फैसलों को जनहित में बता रही है, वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक लाभ के लिए लिया गया निर्णय करार दे रहा है। विपक्ष के पास कोई काम नहीं रह गया है। उनके पास अगर कोई काम है तो वॉकआउट का है और हंगामा खड़ा करना है। तो इसलिए जब वो हंगामा खड़ा करके सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं, पहले तो स्थगन प्रस्ताव का ये मुद्दा नहीं था, किसी और नियम के तहत लाया जाना चाहिए था। नियम 130 है, नियम 62 के तहत भी ला सकते थे। स्थगन प्रस्ताव अधिकार जरूर है, लेकिन किन परिस्थितियों में? विधानसभा के कुछ नियम बने हैं और नियमों के तहत ये देखा जाता है कि कोई भयंकर परिस्थितियां पैदा हुई तो इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि हम इसका राजनीतिक फायदा उठाएं और राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस प्रकार का स्थगन प्रस्ताव लाया गया। अब जो रणधीर गुट द्वारा जो स्थगन प्रस्ताव लाया गया, वो स्थगन प्रस्ताव में एक रूपता ही नहीं थी। वो रणधीर जी जिस गुट के भी सदस्य है, वो राजनीतिक भाषण दे रहे थे और राजनीतिक भाषण दे रहे थे। वैसे ठीक है, वो विपक्ष के नेता बनना चाहते हैं तो फिर विक्रम ठाकुर जी उठ खड़े हो गए। मैंने कहा कि आप विपक्ष के नेता बनना चाहते हैं तो विक्रम ठाकुर जी खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने पूरा भाषण राजनीतिक दिया। हाई कोर्ट में भी हमने ही एफिडेविट दिया था। ये चुनाव हम चाहते थे कि मई महीने में हो, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने माना मई महीने में होने चाहिए। क्यों हो? क्योंकि जनवरी में और दिसंबर में जो विंटर क्लोजिंग स्कूल है, वहाँ बच्चों के एग्जाम होते हैं और अगर चुनावों के वक्त अगर किसी की ड्यूटी लगती है तो टीचर्स की ड्यूटी लगती है, तो उनका शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। और लाहौल स्पीति और किन्नौर के जो कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ ज्यादा बर्फ होती है, वहां चुनाव मई में होते हैं। अब जो मई में चुनाव होंगे तो 31 तक होंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 31 तक हम पंचायत के चुनाव करवाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से वो हमेशा राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार की बात करते हैं और राजनीतिक फायदे के लिए और सुर्खियों में बना रहने के लिए वॉकआउट करते हैं, हंगामा पैदा करते हैं। इतने इंपॉर्टेंट आज क्वेश्चन थे लगे हुए, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उनको चर्चा नहीं करना चाहते। फिर उसके बाद चलो आपने वॉकआउट किया तो जो आपके प्रस्ताव थे उनमें ही आ जाना था। तो इसका मतलब आज उन्हें जल्दी थी, वो जल्दी ही विधानसभा बंद करके बाहर जाना चाहते थे। ये अच्छी बात है। ये सवाल उनका पहले बनता था कि वो 5 जिसके लिए स्थगन प्रस्ताव लाए वो बात नहीं की। 5% का हमने डीसी को कैबिनेट ने ताकत दी कि जिस प्रकार का 2011 का सेंसस है और 2090 या 95 के सेंसस के हिसाब से हमने ओबीसी को रिजर्वेशन दिया है। तो जो सर्वे हुआ है उसमें ऐसी रिपोर्ट्स आई कि जो उस समय के सेंसस के हिसाब से कई जगह ओबीसी के लिए पंचायत की सीटें रिजर्व होगी, लेकिन ओबीसी की पॉपुलेशन वहां थी ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में डीसी आकलन करके उसको बदल सकता है। पंचायत चुनावों में सबसे पहले रिजर्वेशन अनुसूचित जाति को मिलेगी, फिर शेड्यूल ट्राइब को मिलेगी, फिर अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलेगी, फिर हमारा जो है महिलाओं को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार की बात कर रही है। 5% का मतलब कि एक विधानसभा क्षेत्र में अगर 100 पंचायतें तो 5% ऐसी पंचायतें हो सकती है जहां डीसी ये सोचता है
कि 2 बार जो पंचायतें रिजर्व होगी है, 3 बार जो रिजर्व होगी है, और वहां पॉपुलेशन ओपन करने की जरूरत है तो वो कर सकता है। वो तो अच्छी बात की हमने। इनको जहां समर्थन करना चाहिए वहां विरोध कर रहे हैं। भाई आप पंचायत चुनावों की तैयारी करिए, इस चीज को राजनीतिक मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी पंचायतें जहां पॉपुलेशन बिल्कुल कम होगी और पर वो मान लीजिए रोस्टर के अनुसार रिजर्व हो जाती है और पॉपुलेशन है नहीं, तो उसको ओपन करने का अधिकार भी हमने डिप्टी कमिश्नर को दिया। शिमला में बुधवार को नए श्रम कानूनों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सीटू के बैनर तले बड़ी संख्या में श्रमिकों और संगठन के कार्यकर्ताओं ने डीसी ऑफिस शिमला के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए चारों लेबर कोड को तत्काल वापस लेने की मांग उठाई। देश भर में 1 अप्रैल 2026 से नए श्रम कानून लागू होने के बाद विरोध तेज होता जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा पुराने 40 से अधिक श्रम कानूनों को समाप्त कर 4 श्रम संहिताएं लेबर कोड लागू की गई है, जिन्हें संसद से मंजूरी मिलने के बाद 21 नवंबर 2025 को अधिसूचित किया गया था। इन नए कानूनों के लागू होने के साथ ही कंपनियों को अपने कार्य नियमों में बदलाव करना अनिवार्य हो गया है। सीटू के नेताओं ने बताया कि ये बदलाव केवल कागजी नहीं है, बल्कि इनका सीधा असर कर्मचारियों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। प्रदर्शन के दौरान सीटू के नेता विजेंद्र मेहरा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने श्रमिकों के हितों की अनदेखी करते हुए कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून बनाए हैं। उन्होंने कहा कि इन लेबर कोड्स के जरिए श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है, जिससे भविष्य में श्रमिकों की स्थिति और खराब हो सकती है। शिमला में हुए इस प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि इन श्रम कानूनों को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए और श्रमिक संगठनों के साथ बातचीत कर नए सिरे से नीति बनाई जाए। केंद्र सरकार पर हल्ला बोल, लेबर कोड के खिलाफ हल्ला बोल, 12 घंटे की ड्यूटी के खिलाफ हल्ला बोल, 12 घंटे की ड्यूटी के खिलाफ हल्ला बोल, मजदूरों का शोषण करने वाली सरकार पर हल्ला बोल, फिक्स टर्म रोजगार नहीं चलेगा, फिक्स टर्म रोजगार नहीं चलेगा, पक्का रोजगार देना होगा, पक्का रोजगार देना होगा, ठेका प्रथा पर रोक लगाओ, ठेका प्रथा पर रोक लगाओ। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मंच जो हमारे देश के अंदर है, उसके तत्वाधान में, उसके आह्वान पर ये आज प्रदर्शन किया जा रहा है। आज पूरे देश के अंदर 4 लेबर कोड बनाए गए मोदी सरकार के द्वारा, जो पूरी तरह से भगवा मजदूरी को गुलामी प्रथा स्थापित करते हैं। जिन लेबर कोड के स्थापित होने के बाद हमारे देश में 74% से ज़्यादा श्रम कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे और 70% उद्योग कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे। उसके खिलाफ आज पूरे देश के अंदर ब्लैक डे मनाया जा रहा है और उसी आह्वान पर हिमाचल प्रदेश के अंदर CITU राज्य कमेटी के द्वारा जगह जगह कार्यस्थलों पर, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर, जिला मुख्यालयों पर, जैसे शिमला के DC ऑफिस के बाहर इस तरीके के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हमारा कहना यह है कि पिछले 100 सालों में जो एक लंबे संघर्ष के बाद मजदूरों के लिए 44 कानून बने, ये 44 कानून बनने से उनको यूनियन बनाने की इजाज़त मिली, यूनियन को चलाने की इजाज़त मिली, यूनियन के जरिए अपनी मांगें उठाने की इजाज़त मिली। आज उसके यूनियन के स्थापना पर, उसके जिंदा रहने पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है और पूरे देश में पंजीकरण की प्रक्रिया जो है उसको इस तरीके से जो है गौर किया जा रहा है कि आने वाले समय में कोई भी मजदूर अपनी मांगों को लेकर यूनियन नहीं बना पाएंगे। दूसरी ओर जो इन कानूनों के बनने के बाद जो पूरी सामाजिक सुरक्षा है मजदूरों की, हमारे देश के अंदर मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए EPF जैसे कानून बने थे, ESI जैसा कानून बना था मेडिकल का, इसी तरीके से बोनस का कानून, ग्रेच्युटी का कानून बना, ऐसे अनेकों कानून हमारे देश के अंदर बने। ये सारे के सारे कानून जो हैं आज इन पर खतरा मंडरा रहा है नए लेबर कोड आने के बाद। और 44 कानून जो बने पिछले 100 साल में, सीधे 29 कानूनों को इस सरकार ने खत्म कर दिया, रद्दी की टोकरी में डाल दिया, डस्टबिन में डाल दिया और 4 लेबर कोड बनाकर भगवा मजदूरी और गुलामी प्रथा को स्थापित किया।
इन कानूनों के आने के बाद सिर्फ एक ही बात होने जा रही है कि इससे जो पूंजीपति हैं, कारखानेदार हैं, उद्योगपति हैं, अमीर लोग हैं, उनके मुनाफों में तो कई गुना ज़्यादा वृद्धि होगी, लेकिन मजदूर हाशिए पर चले जाएंगे। पक्के किस्म के काम को फिक्स टर्म में तब्दील करने की कोशिश है और जो भी मजदूर को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी उसको खत्म करने की साजिश है। जो लेबर ऑफिस हैं और जो लेबर कोर्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, इन सब के अस्तित्व पर एक तरह से खतरा मंडरा रहा है या उनको जो है डाइल्यूट किया जा रहा है, कमज़ोर किया जा रहा है। तो पूरी तरह से 4 लेबर कोड जो है मजदूरों के खिलाफ हैं और ये सिर्फ पूंजीपतियों का मुनाफा उड़ाने के लिए इनको अस्तित्व में लाया गया है कि किस तरीके से पूंजीपतियों का मुनाफा उड़ाया जाता है। 2014 के बाद लगातार मोदी सरकार ने सिर्फ एक काम किया हमारे देश के अंदर, 2 तरह का भारत बनाया। एक भारत है जो सफरिंग इंडिया है, जो पीड़ित है, और दूसरा है शाइनिंग इंडिया, जो चमकता हुआ भारत किसका है? अमीरों का, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला और एयरटेल के मालिक का, जो सिर्फ 5 लोग जो हैं आज देश की 20% से ज़्यादा आय पर उनका कब्जा हो गया है। और दूसरी ओर जो ज़्यादातर जनता है, मजदूर हैं, किसान हैं, कर्मचारी हैं, मेहनतकश जनता है, छोटे कारोबारी हैं, उनके खिलाफ सरकार ने लगातार काम किया है। आप देखिए सत्ता में आने के बाद लगातार उन्होंने कोशिश की आंगनबाड़ी को, मिड डे मील को, आशा को, नेशनल हेल्थ मिशन को और अन्य स्कीम जो चलती थी, योजनाएं चलती थी, उनको खत्म करने की। उसके बजट में लगातार कटौती की, उनका नाम बदला और आज आपने देखा कि आज मनरेगा का कानून ही खत्म कर दिया, जो सबसे बड़ा ऐतिहासिक कानून था हमारे देश के अंदर, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला ग्रामीण क्षेत्र में, उसको खत्म कर दिया। जब कोरोना काल आया, कोविड काल आया, 2020 में कोविड काल का जो आपदा थी उसको अवसर में बना दिया, क्योंकि उसी वक्त किसानों के खिलाफ कानून लाए और बड़ी बड़ी कंपनियों के पास जो किसानी को देने की एक साजिश रची। उसी समय में 29 कानून को खत्म कर दिया मजदूर के और 4 लेबर कोड बना दिए और उसके बाद मनरेगा के कानून को ध्वस्त कर दिया। और पिछले साल जो 2025 में 21 नवंबर को जो है ये 4 लेबर कोड जो है इनको अधिसूचित कर दिया, लागू करने की घोषणा कर दी। तो इस तरीके से ये पूरी एक साजिश है हमारे देश के अंदर गरीबों के खिलाफ। आज पूरे देश के अंदर ब्लैक डे मनाया जा रहा है लेबर कोड के खिलाफ और इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर जगह जगह इस तरीके के प्रदर्शन किए गए।